आज हम पढ़ेंगे लोकसभा। क्या? लोकसभा के बारे में। लोकसभा आराम से पढ़ेंगे। देखो, लोकसभा प्रावधान ठीक है। संख्या यानी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। फिर है वर्तमान संख्या, वर्तमान संख्या। उसके बाद है परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग। उसके बाद है चुनाव, कैसे होता है भाई। उसके बाद है योग्यता, और उसके बाद आता है कार्यकाल। फिर आता है अधिवेशन, कौन बुलाता है? अधिवेशन। ठीक है। गणपूर्ति, इसके बाद में है पदाधिकारी। फिर है अध्यक्ष का कार्यकाल। लोकसभा जो अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल। ठीक है, कार्यकाल। और इसके बाद में है त्यागपत्र। अध्यक्ष जो है त्यागपत्र किसे देता? त्यागपत्र। ये चीजें हम पढ़ेंगे, इनको एक साथ ही समझ लेंगे। देखो, लोकसभा का अनुच्छेद 81 में प्रावधान है। पहली बात तो ये लोकसभा का जो प्रावधान है अनुच्छेद 81 में किया गया। ठीक है ना। इसकी जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो है 552। कितनी? 552। वर्तमान में इनकी संख्या है वो है 545। कितनी? 545 संख्या। कैसे? देखो, इनमें अलग अलग है। देखो, 525 सदस्य, 525 सदस्य तो संघ राज्यों से। ठीक है। इसके अलावा 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। कौन है? एंग्लो इंडियन। कौन है? एंग्लो इंडियन। कौन होते हैं वो? एंग्लो इंडियन। ठीक है। इसके बाद में परिसीमन आयोग का जो है वो अनुच्छेद 82 के तहत किया गया है भाई। परिसीमन का मतलब है कि कितनी सदस्य संख्या बढ़ानी है वो। ठीक है ना। फिर चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, यानी जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है वो लोकसभा के चुनाव में भाग ले सकता है। अच्छा, लोकसभा सदस्य की जो योग्यता मेन क्या है? उम्र है, और उम्र कितनी है? 25 वर्ष। कार्यकाल इसका वैसे तो अनिश्चित है,
परंतु वैसे इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। ठीक है। अधिवेशन में स्पष्ट है कि एक प्रथम अधिवेशन यानी 2 अधिवेशन होते हैं, उनमें 6 माह से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। कितने? 6 माह से ज्यादा अंतर नहीं। कहने का तात्पर्य है पहला अधिवेशन हो गया, उसके 6 माह के भीतर दूसरा अधिवेशन होना अति आवश्यक है। गणपूर्ति यानी 1/10 भाग, तो 545 सदस्य का लगभग 55 सदस्य होने अनिवार्य है। पदाधिकारी इसका लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष, यानी इसको स्पीकर भी बोलते हैं, स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष का जो कार्यकाल है, प्रथम लोकसभा की जो प्रथम बैठक है वहां से लेकर जो आने वाली नई लोकसभा है उसकी प्रथम बैठक तक कार्यकाल ही तो है ये। फिर त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है। लोकसभा अध्यक्ष है वो किसको त्यागपत्र देता है? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को। ये बातें हैं लोकसभा के बारे में। देखो, लोकसभा का जो प्रावधान है अनुच्छेद 80 में किया गया। पहली बात, इसकी सदस्य संख्या हो सकती है यानी 552। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 545 है, जो कि 525 तो संघ राज्यों से हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। परिसीमन आयोग अनुच्छेद 82 में चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है वो चुनाव में भाग ले सकते हैं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए उसकी योग्यता है 25 वर्ष की आयु। कार्यकाल वैसे तो अनिश्चित है, लेकिन इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए है। ठीक है। अधिवेशन यानी सत्र में प्रथम बैठक से लेकर के दूसरी बैठक तक के बीच में 6 माह से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये बात भी स्पष्ट हो गई। गणपूर्ति 1/10 भाग होनी अति आवश्यक है, यानी 55 सदस्य। उसके बाद में पदाधिकारी इसका लोकसभा अध्यक्ष होता है, यानी इसको स्पीकर भी बोलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल प्रथम बैठक की अगली जो आने वाली जो नई लोकसभा है उनकी प्रथम बैठक तक रहता है। ठीक है। त्यागपत्र, अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र है वो अध्यक्ष को देता है। तो मित्रों, हमने लोकसभा के बारे में पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे हम जो संसद की जो शक्तियां हैं या संसद क्या कार्य करते हैं वो देखते हैं। देखो, संसद के कार्य, संसद के कार्य। भाई, संसद का सबसे पहला काम क्या है? विधि निर्माण करना। क्या? विधि निर्माण करना। क्या करता है? विधि का निर्माण करता है। कौन? संसद करती है। ठीक है। देखो, विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सरकारी विधेयक और एक होते हैं गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक वो होते हैं जो सरकार की तरफ से लाए जाते हैं। ठीक है। सरकारी विधेयक भी 2 प्रकार के होते हैं, वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं लेकिन 2 प्रकार की चर्चा करेंगे। देखो, पहला एक तो है सामान्य विधेयक। सामान्य विधेयक ये सामान्य विधेयक है। और दूसरा होता है धन विधेयक। धन विधेयक। हम चर्चा करेंगे सामान्य विधेयक की। किसकी? सामान्य विधेयक की। क्या क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से पारित किया जाता है और कैसे राष्ट्रपति के पास जाता है। देखिए, देखो,
विधेयक पारित होने के लिए संसद में अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। आपको सबको पता है कि जब विधेयक संसद में पारित होता है तो कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। देखो, विधेयक के प्रत्येक सदन में 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन, दूसरा वाचन और तृतीय वाचन, आपको सबको पता है। नियत समय पर सदन में संबंधित सदस्य खड़े होकर प्रस्ताव क्या करता है, खड़ा हो जाता है और प्रस्ताव करता है कि विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए। कहाँ पर? संसद में। आमतौर पर होता क्या है कि अनुमति दे दी जाती है। इस प्रकार सदन में विधेयक को प्रस्तुत करने की जो अनुमति मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रथम वाचन कहते हैं। प्रथम वाचन। भाई क्या होता है कि एक जो विधेयक पास करवाने वाला है वो सदन में खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस विधेयक को अनुमति दे दी जाए। और बात ये होती है कि विधेयक को अनुमति दे दी जाती है। अनुमति दे दी जाती है तो इसे ही क्या, मतलब अनुमति मिल गई, उसको क्या कहते हैं? प्रथम वाचन कहते हैं। अब बात आती है दूसरे वाचन की। कौन सा वाचन? दूसरा वाचन। दूसरा वाचन। भाई देखो, दूसरे वाचन में क्या होता है कि किसी विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण एवं निर्णायक अवस्था होती है। जो विधेयक है उसकी महत्वपूर्ण और निर्णायक अवस्थाएं होती है। सामान्यतः इस अवस्था में विधेयक पर परवर समिति का गठन किया जाता है। कौन सी? परवर समिति। कौन सी समिति? परवर समिति का गठन किया जाता है। कौन से वाचन में? दूसरे वाचन में। पूछ लिया जाए कि परवर समिति का गठन है वो किस वाचन में किया जाता है, तो दूसरे वाचन में किया जाता है। और इस परवर समिति का जो काम है, जो विधेयक है उस पर विचार विमर्श करना, यानी बारीकी से विचार करना, ये किसका काम है? ये इस परवर समिति का कार्य है। ठीक है। बारीकी से चर्चा करने के बाद क्या होता है कि विधेयक पर, किस पर? विधेयक की जो प्रत्येक धारा है, क्या? प्रत्येक धारा है उस पर विचार होता है। क्या होता है? विचार किया जाता है। ठीक है। विचारों के साथ साथ बहस भी होती है। क्या होती है? बहस भी होती है। किस पर? विधेयक पर। बहस हो गई, विचार विमर्श हो गया, उसके बाद क्या होता है? उस पर मतदान होता है। प्रत्येक धारा पर फिर उस विधेयक पर जो धाराएं उन पर मतदान किया जाता है। मतदान होता है। मतदान होने की जो प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं? दूसरा वाचन कहते हैं। दूसरे वाचन के बाद में लगभग इस पर जो औपचारिक शब्दावली है या आवश्यक शाब्दिक या औपचारिक प्रस्तुति जो किए जाते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है। अंतिम रूप से पारित करने के लिए जो सदन में प्रस्तुत किया जाता है, क्या किया जाता है इसके बाद? दूसरे वाचन के बाद में जो अंतिम रूप से सदन में, कहाँ पर? सदन में पारित करने के लिए विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि ये स्पष्ट है कि जो दूसरा वाचन हुआ है इसमें इस विधेयक की जो प्रत्येक धारा है उस पर विस्तार से चर्चा हो गई। क्या हो गई? विस्तार से चर्चा हो गई। तो अब होना क्या है? तीसरा वाचन क्या होगा? तीसरा वाचन। भाई तीसरे वाचन में सामान्य जो चर्चा है, यानी तीसरे वाचन के बाद जो सामान्य चर्चा होती है, यदि उपस्थित
और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत विधेयक के पक्ष में हो तो सदन में पारित कर दिया जाता है। यानी पहली बात है, देखो, यदि उपस्थित और मतदान में करने वाले सदस्य, जो मतदान करने वाले सदस्य हैं, का साधारण बहुमत, कौन सा बहुमत है? साधारण बहुमत विधेयक के पक्ष में हो, विधेयक के पक्ष में हो तो उस सदन से वो विधेयक पारित मान लिया जाता है, उस सदन से पारित हो जाता है। अब भाई पारित तो हो गया, इस सदन से पारित हो गया, अब बचता क्या है? दूसरे सदन की प्रक्रिया। कौन से? दूसरे सदन में जाता है विधेयक, दूसरे सदन में पुष्टि के लिए। कौन से सदन में? दूसरे सदन में, दूसरे सदन में, दूसरे सदन में। ठीक है, दूसरे सदन में क्या होता है कि जिस सदन में विधेयक पेश किया गया वहां से पारित किए जाने के बाद में उसे पारित करने के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है। वहां पर विधेयक पर 3 वाचन होते हैं। कहां पर? दूसरे सदन में। कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। कहां पर? दूसरे सदन में। दूसरा सदन विधेयक को पारित कर ले तब वह दोनों सदनों द्वारा पारित ही माना जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति के समक्ष जाता है विधेयक। राष्ट्रपति यदि प्रस्तुत, यानी राष्ट्रपति किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के लिए जाता है। लेकिन दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे तो क्या होगा भाई? उसमें ऐसे संशोधन करे जिससे पहला सदन सहमत नहीं हो, तो सदन विधेयक 6 मास से अधिक समय तक रख लिया गया हो, उस साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के मतभेद हो, तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति एक काम करेगा। कौन? राष्ट्रपति भाई दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाएगा और इस संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108 में। संयुक्त बैठक बुलाएगा और इसका प्रावधान अनुच्छेद 108 में। देखो, दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर असहमति उत्पन्न या गतिरोध उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त बैठक बुलाता है। क्या बुलाता है? संयुक्त। और इसका प्रावधान किस में? अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन का फैसला जो है वो बहुमत पर होता है और संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भाई बात यह है कि यदि संयुक्त अधिवेशन हो गया तो उसका फैसला लोकसभा के खिलाफ नहीं जा सकता, यानी लोकसभा के विरुद्ध नहीं जाएगा, यानी राज्यसभा के विरुद्ध ही जाएगा, क्योंकि विधेयक का भाग्य का फैसला जो है वो बहुमत के आधार पर होता है। बहुमत। और बहुमत किसके पास है? लोकसभा के पास है। लोकसभा के पास। लेकिन परिस्थिति और भी है, विधेयक पर और भी अड़ंगे आते हैं, जैसे राष्ट्रपति की अनुमति। किसकी? राष्ट्रपति की। भाई दोनों सदनों से पारित तो हो गया विधेयक, अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर ना करे तो, यानी अनुच्छेद 111 क्या कहता है कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर होने के लिए विधेयक है वो कानून बन जाता है। लेकिन अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार दे दिया। किसका? वीटो का अधिकार। देखो, राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे, ये जरूरी बात है। एक बार वह राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को
पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है, ठीक है, ये बात भी ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति कितने समय के बाद पहुंचाए, ठीक है। यानी विधेयक पर समय सीमा नहीं, सीमा नहीं। एक बार किया भी था ज्ञानी जेल सिंह ने, विधेयक को अपने पास ही रख लिया था। तो ये हो गया हमारा साधारण विधेयक से संबंधित। अब पढ़ेंगे हम धन विधेयक के बारे में। कौन से विधेयक? धन विधेयक के बारे में। विधेयक भाई, धन विधेयक के संबंध में कुछ बातें हैं। देखो, धन विधेयक का जो परिभाषा है वो तो है अनुच्छेद 110 में। दूसरी बात, धन विधेयक केवल और केवल किस में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में। लोकसभा में ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 109 में, ठीक है। धन विधेयक की परिभाषा है वो अनुच्छेद 110 में, और धन विधेयक कहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है? अनुच्छेद 9 के तहत केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। देखो क्या है कि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया, फिर लोकसभा क्या करेगी? राज्यसभा के पास सिफारिश के लिए भेजेगी धन विधेयक को। क्या करेगी? राज्यसभा के पास धन विधेयक को सिफारिश के लिए भेजेगी, ठीक है। अब राज्यसभा क्या करेगी? उस विधेयक को केवल और केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। कितने दिन तक? 14 दिन तक। 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा को कुछ सुझाव देने हैं, तो वो सुझाव देकर के लोकसभा के पास वो विधेयक भेज देगी। किसके पास? लोकसभा के पास। लोकसभा उस सुझाव को माने या ना माने ये लोकसभा के ऊपर है, लेकिन राज्यसभा को धन विधेयक के बारे में इतनी ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, ठीक है। इसके बाद में पढ़ेंगे हम संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। संशोधन विधेयक भाई, संविधान में संविधान संशोधन विधेयक का अनुच्छेद 368 में वर्णन किया गया है, ठीक है ना। संविधान देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का जो उपकरण होता है, ठीक है ना। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार का है। देखो, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, ठीक है ना। देखो, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति है वो किसके पास है? संसद को है, ठीक है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है, बात ठीक है। इसके अनुसार संविधान संशोधन 2 प्रकार से होता है। देखो, संविधान की अधिकांश जो धाराओं में परिवर्तन है प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 द्वारा पारित होना चाहिए। यानी कुल सदस्य का बहुमत ठीक है, किसका? कुल सदस्यों का बहुमत। उसके अलावा उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों का, उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत, ठीक है। यानी कुल सदस्य संख्या का जो बहुमत है और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का जो बहुमत, इसके अलावा 2/3 सदस्यों का बहुमत। इसके बाद ही क्या होता है? संविधान संशोधन। परंतु ऐसा कोई संशोधन जो संघ और राज्य से संबंधित है, जो संघ या राज्यों से संबंधित है, उसका प्रावधान अलग है। उसमें संविधान संशोधन कैसा होता है कि कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित
व मत देने वाले सदस्यों का बहुमत, मत देने वाले, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, मत देने वाले सदस्यों का बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक है। देखो, ये विशेष प्रक्रिया यानी संविधान संशोधन की है, वो 2 विधि से होती है, यानी 3 विधि से होती है। एक तो कुल सदस्यों का बहुमत, इसे बोलते हैं साधारण जो संशोधन है ये बोलते हैं। साधारण संशोधन क्या होता है? कुल सदस्यों का बहुमत। विशेष संशोधन की प्रक्रिया कुल सदस्यों का बहुमत व उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये हो गया विशेष। और विशेष और प्लस आधे राज्यों की सहमति, ये क्या हो गया? यानी जो केंद्र और राज्य से संबंधित जो भी संशोधन करने हैं ना, तो इसमें आधे राज्यों की सहमति, आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति अति आवश्यक है, उसके बाद में उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने लोकसभा पढ़ी और संसद की शक्तियाँ पढ़ी, यानी संसद किस प्रकार से अपना जो विधेयक है, साधारण विधेयक पढ़ा, धन विधेयक पढ़ा और संविधान संशोधन विधेयक पढ़ा। और आगे हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में। इसमें जो अब मुझे पता है जो समितियां हैं, जैसे प्राक्कलन समितियां हैं, लोकलेखा समितियां, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, उनका अलग से एक वीडियो बनाएंगे। पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।